करें, लोग अपसाइजिंग कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि गाड़ी के ड्राइव आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार टू एवरीवन। अगर आप सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो मैं कार हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवराज यादव। सो आज हमारे पास है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये VXI वेरिएंट है, 2014 का मॉडल है, मतलब ऑलमोस्ट 6 ईयर ओल्ड है। सो हमारे साथ है आज कार के ओनर मोहित भैया। ये अपना पूरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सो हम इनसे क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड भैया ने कार में रिसेंटली डेंटिंग एंड पेंटिंग कराई है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, कितना चार्जेस आते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ अपने चैनल क्लासिक गियर्स पर। एज अ कस्टमर अगर आप स्विफ्ट लेना चाहते हैं नई या प्री ओन्ड, या फिर अगर आपके पास स्विफ्ट है, तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। सो मैं मोहित भैया से सारे क्वेश्चंस करूँगा कार से रिलेटेड। एंड मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक अच्छी वेल मेंटेन स्विफ्ट पर ओनरशिप रिव्यू बनाइए, जिससे हमें भी अगर प्री ओन्ड कार लेना हो तो उससे हेल्प हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं सेलेरियो पर भी बना चुका हूँ। सो हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि स्विफ्ट आपने ली थी, मतलब 6 ईयर्स हो चुके हैं, तो 2014 में उस टाइम आपके पास i20, पोलो, रिट्स जैसे ऑप्शन थे, फिर भी आप स्विफ्ट पर ही क्यों गए? एक्चुअली क्या था कि मारुति से क्या है कि हमारा कनेक्टेड है, हम लोग इंडियंस हैं, तो बेसिकली हम लोग कनेक्टेड है, मारुति को अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और फोक्सवैगन का जो था वो पावर अच्छा था, बिल्ड क्वालिटी अच्छा था, पर कहीं ना कहीं जो फिनिशिंग था उसका या जो फीचर्स थे वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी वो कार। रेड्स की बात करें तो रेड्स में मुझे पर्सनली उसका जो रियर व्यू था, जो रियर लुक था उस गाड़ी का, वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद में जो हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शंस थे उस समय रिसेंटली i20 का जो फेस लिफ्टेड मॉडल आज हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, वो उस समय आ चुका था, बट उस पर काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड था। तो कहीं ना कहीं ये था कि जो उस समय अपडेटेड था, मार्केट में अच्छा था, और रिसेंटली फेस लिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ था ये स्विफ्ट का, तो इसीलिए मैंने ये फेस लिफ्ट का स्विफ्ट का ये वाला मॉडल लेने के लिए डिसाइड किया था उस समय पे। हालांकि आप सभी को पता है कि एक स्विफ्ट सबसे प्रूवन गाड़ी है, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं हो, तो उसके नाम से ही बिकती है। सो भैया की कहीं ना कहीं अच्छी चॉइस रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 6 ईयर के ड्यूरेशन में आपकी कितनी फ्री सर्विसेज रहती है, देन उसके बाद जो पेड रहती है, आप हमारे व्यूअर्स को शोरूम से करवाना सजेस्ट करेंगे, आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं? तो बेसिकली नई कार हम मारुति का कोई सा भी लेते थे उस टाइम पे, तो उसमें 3 फ्री सर्विसेज आती थी, तो मैंने तीनों फ्री सर्विसेज शोरूम से लिया। उसके बाद में जहाँ तक पेड सर्विस की बारी आती है, तो मैंने पहली बार क्या होता है, नई गाड़ी थी, नई कार ली थी, तो पहली पेड सर्विस मैंने शोरूम पे करवाई। उसके बाद में मुझे आइडिया हो गया कि बेसिकली जब हम कार की सर्विसिंग कराते हैं और जब ये मारुति की गाड़ी है, तो जो पार्ट्स रिप्लेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आपको अगर जब भी हम सर्विस कराते हैं तो आपको एक इंजन ऑयल चेंज करवाना होता है, एक ऑयल फ़िल्टर चेंज कराना होता है, बाकी बेसिकली इलेक्ट्रिक चेकअप होता था गाड़ी का। तो मैंने ये डिसाइड करा कि ज़्यादा पैसा ना खर्च करते हुए इसको एक आफ्टर मार्केट में जो हमारे ट्रस्टेबल जो हमारे सर्विस इंजीनियर्स या सर्विस वाले लड़के होते हैं, या जो हमारे पहचान वाले मैकेनिक्स होते हैं, तो मैं उसके बाद में ये हमारे पहचान वाले एक ट्रस्टेड मैकेनिक थे, मैंने उनसे इसका सर्विसिंग कराना स्टार्ट कराया। और आज 6 साल हो गए हैं और मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं फेस हुआ कि मैंने आफ्टर मार्केट में अगर सर्विस कराया है तो मारुति की तरफ से कुछ मुझे ऑब्जेक्शन आया हो या फिर मुझे कुछ पर्सनल इशू फेस हुआ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से करानी चाहिए सर्विस और आपका ट्रस्टेड है वो मैकेनिक, आपको लगता है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और आप उसको जानते हैं काफ़ी टाइम से, तो रिकमेंडेड है कि आप बाहर से ही सर्विस कराइए। क्योंकि अगर आप मारुति की गाड़ी ले रहे हैं तो एक वो पहले ही वो बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, और उसका जो आफ्टर सेल सर्विस है और जो उसका सर्विस कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो रैदर देन आप उसको एक सर्विस शोरूम पे सर्विस कराएं, उससे बेटर है कि आप उसको मार्केट में सर्विस कराएं, ओपन मार्केट में, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर साबित होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो आपके इन 6 ईयर के टाइम स्पेन में कोई बड़ा मेंटेनेंस आया है क्या, एंड आपकी रनिंग कितनी रही है? हालांकि आपकी रनिंग तो कम ही रही है, मुझे पता है, एंड भैया ने इसमें डेंटिंग एंड पेंटिंग कराई थी, तो हम इसी पॉइंट में कवर करने वाले हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या होता है एंड क्या चार्जेस लगते हैं, और फोटोज़ भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। सो कुछ बड़ा पार्ट ने क्या क्या चेंज करा है इस टाइम स्पेन में?
तो जहाँ तक मैंने पिछले 6 साल में गाड़ी को 52,000 किलोमीटर के आसपास चलाया। इनिशियल 2 साल जो था मेरा रनिंग काफ़ी कम था। 2 साल के बाद में मेरा रनिंग बढ़ा तो जिससे वो 52,000 तक गाड़ी पहुँच पाई। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो रेगुलर मेंटेनेंस होता था गाड़ी का, मतलब जो रेगुलर सर्विसिंग होता है वही होता था, जो रेगुलर पार्ट्स होते हैं वही चेंज होते थे। ऐसे कोई बड़ा मेंटेनेंस नहीं आया। जैसे इंजन ऑयल हुआ, ऑयल फिल्टर हुआ, ब्रेक शू हुए, ब्रेक पैड्स हुए, तो यही सब चीज़ें थी जो पार्ट्स से जो रिप्लेस होते थे बेसिकली। बट इस साल मैंने अपनी गाड़ी के मतलब 2020 में मैंने टायर्स चेंज कराए। टायर्स चेंज कराने के पीछे मेन रीज़न ये था कि मेरी जो गाड़ी थी वो 6 साल पुरानी हो चुकी थी। मेरे टायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा एक भी टायर पंचर नहीं हुआ था, जिस कारण मेरे को अपने पुराने टायर्स का भी एक बहुत अच्छा रीसेल वैल्यू मिला मार्केट में। टायर्स चेंज करने का मेनली मेरा रीज़न ये था कि जो गाड़ी थी वो 6 साल पुरानी हो चुकी थी और टायर्स ने 6 विंटर्स, 6 समर्स, 6 रेनी सीजन्स देख लिए थे। तो कहीं ना कहीं जो रबर था टायर का वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था। और अगर आपका टायर का जो रबर है वो हार्ड हो जाए तो आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए, नहीं तो उसमें कट्स लगने लग जाते हैं और वो फिर आपको खर्चे निकालने लगती है, गाड़ी पंचर होने लगती है। तो मैंने सोचा इससे बेटर कि ये सब स्टार्ट हो, मैं टायर्स रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने चारों टायर्स चेंज कराए। रिकमेंडेड रहता है कि आप जब भी टायर्स चेंज कराएं, आपकी पुरानी गाड़ी, अगर आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं, यूज्ड कार है, जब भी आप टायर्स चेंज कराएं तो कोशिश करिए कि एक साथ उसके चारों टायर्स चेंज कराएं, क्योंकि उससे एक अलग ही आपको परफॉर्मेंस फील होगा। इवन आप अगर सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं और अगर चारों टायर नए चेंज कराते हैं तो आपको एक परफॉर्मेंस फील होता है गाड़ी में, आपको एक स्मूथनेस फील होती है। बट स्टिल अगर कहीं कॉस्ट एक रीज़न है जिस कारण अगर आप चारों टायर्स नहीं रिप्लेस करना चाह रहे हैं या फिर आपके 2 टायर्स का कंडीशन अच्छा है, तो इवन आप 2 टायर्स चेंज कराएं, कभी भी सिंगल टायर ना चेंज कराएं, एटलीस्ट एट अ टाइम 2 टायर्स चेंज करवाएं। सेकेंडली मैंने जो एक मेजर चेंज करा था कि यूजुअली जो कार्स की बैटरी होती है, मारुति हो, टोयोटा, कोई सी भी कंपनी की गाड़ी हो, तो बैटरी लाइफ यूजुअली 3 to 4 ईयर्स होता है। पर मैं बहुत सरप्राइज़ था ये देख के कि मेरी स्विफ्ट का जो बैटरी ले आया था साथ में, जिसको हम लोग वही बैटरी बोलते हैं जो नई गाड़ी खरीदते हैं उसके साथ में आता है। 6 साल के टेन्योर में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। कभी मेरी गाड़ी ने मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में ठंडी रहती है कार तो स्टार्ट नहीं होती, कभी स्टार्टिंग ट्रबल नहीं दिया। और एक बार उसने ट्रबल दिया और मैंने सेम डे बैटरी चेंज करा लिया था अपनी गाड़ी की, क्योंकि क्या होता है कि आप सेम बैटरी को कितना भी चार्ज करा लें, एक बार उसकी एज कंप्लीट हो जाती है, उसके इलेक्ट्रोड्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप उसको कितना ही चार्ज कराएं वो ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं करती। तो मैंने बैटरी चेंज कराया। तो अगर हम मेजरली एक्सपेंस की बात करें तो 6 साल के अंदर में अगर हम जो मेंटेनेंस में अगर हम किसी स्पेयर पार्ट को मानते हैं तो 10,000 रुपये मेरा टायर पे खर्चा हुआ और 3500 रुपये मेरा बैटरी पे खर्चा हुआ। बैटरी पे मेरे को 500 रुपये एक्सचेंज मिला था, तो मेरे को जो बैटरी का कॉस्ट था वो 3,000 के आसपास पड़ा था एक्साइड का। अब अगर हम बात करें मेनली तो डेंटिंग पेंटिंग कराई मैंने इस साल गाड़ी की। और जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात भी करी थी शिवराज के साथ में कि डेंटिंग पेंटिंग एक मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि मेरी फर्स्ट कार थी है तो मैं चाहता था कि वो एकदम न्यू ब्रांड न्यू कंडीशन में रहे। मैंने लोगों के रिव्यूज़ आते थे, मैंने काफ़ी सारी पर्सनली कार्स देखी थी डेंटिंग पेंटिंग की शॉप्स पे, इवन मारुति के शोरूम्स में मैंने कार देखी थी जिनमें क्या होता था पेंट होने के बाद में क्रैक्स आने लगते थे पेंट के ऊपर। तो मेरा एक कंसर्न था कि या तो मैं गाड़ी को एकदम नेचुरल कंडीशन में रहने दूँ, या फिर अगर मैं उसको रिपेयर कराता हूँ तो मैं उसको इतने अच्छे से रिपेयर कराऊँ कि क्रैक्स ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गाड़ी को रिपेंट कराते हैं और क्रैक्स आते हैं तो उससे बेटर है कि वो गाड़ी के स्क्रैचेस दिखें। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पुराने फ़ोटोज़ थे, जो मतलब मेरी गाड़ी में राइट फेंडर था, लेफ़्ट फेंडर था, दोनों पे एक बहुत मेजर डेंट था और जो मेरे बम्पर्स थे उस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस थे। तो मेरा एक मेजर कंसर्न यही था कि मैं उसको कहाँ से रिपेयर कराऊँ। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि ये पेंट कैसा होता होगा, शायद ओल्ड कोई टेक्निक होती होगी। पर मैं जब डेंटिंग वाले के यहाँ विज़िट करा मैंने तो मुझे पता चला कि नहीं, ये लोग क्या होता है कि आपका जो बॉडी होता है तो आपके डोर पे एक कोड मेंशन होता है जो आपके पर्टिकुलर कार का कलर कोड होता है। तो उन्होंने बताया कि सर हम बेसिकली वहाँ पे जाएंगे, अगर आप जो पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं, जो मारुति भी वही ब्रांड यूज़ करता है और वही ब्रांड आपको ओपन मार्केट में भी अवेलेबल है, तो हम लोग उसी ब्रांड का कलर वहाँ जाते हैं, आपका कोड बताते हैं और वही कलर लाके हम लोग प्रोसीजर करके यहाँ पे जो रबिंग होता है उसके बाद में हम लोग पुट्टी लगाते हैं और कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो मेरे को थोड़ा वो सेटिस्फाइंग लगा, उसका जवाब अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ पे अराउंड 3,500 रुपये लगे, जो अगर यही चीज़ अगर मैं शोरूम पे करवाता तो इसका मुझे 12,000 का एस्टिमेट दिया था उन्होंने। यही चीज़ जब मैंने लोकल मार्केट में करवाया एक मतलब भरोसेमंद डेंटिंग पेंटिंग की शॉप से, तो मुझे 3,500 का खर्चा आया इस पर। सो गाइस हम मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए डेंटिंग एंड पेंटिंग पर अलग से स्पेशली वीडियो लेकर आएंगे। और मैं भैया की बात से सहमत हूँ। तो आपको मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्री ओन्ड कार्स ले रहे हैं तो मतलब टायर्स का लाइफ स्पैन 4 से 5 ईयर्स रहता है। तो अगर आपको चेंज मतलब टायर बदली हुई गाड़ी मिल रही है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपका 10 से 15,000 का खर्चा वो अलग बढ़ जाएगा।
सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल। आपने अगर कौन सी लॉन्ग ड्राइव पर गए हो तो हमारे व्यूअर्स से शेयर करिए, बिकॉज़ ये गाड़ी को मतलब 5-6 साल हो भी चुके हैं, तो मतलब वॉबलिंग या केबिन नॉइज़ जैसा कोई इशू आपने फेस करा है? मतलब ओवरऑल कंफर्ट कैसा है गाड़ी का लॉन्ग ड्राइव पर? तो बेसिकली जो मैंने आज तक इस पे 6 साल में जो लॉन्गेस्ट ड्राइव लिया है वो मैंने एक सोलो ड्राइव लिया था, जिसमें मैं यहाँ से इंदौर से मुंबई गया था और 12-13 घंटे में मैं मुंबई पहुँचा था। बीच में मैंने 1-2 पिट स्टॉप लिए थे और राइड काफ़ी अच्छा था। लोग जैसे कहते हैं कि हैचबैक कार्स में आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, बट मैं डेफिनेटली डिनाई करूँगा उस चीज़ को। मेरी हाइट 5'11" है और मेरे लिए कहीं भी कोई इशू नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर कि कई लोग बोलते कंप्लेन करते हैं कि जो आप गाड़ियाँ होती हैं हैचबैक कार्स होती हैं उनमें जो लेग रूम होता है वो कम होता है, तो आपको ड्राइविंग प्लेजर तो मिलता है कहीं ना कहीं, बट आप जब लॉन्ग राइड्स पे आते हो तो आपको नी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बट मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं करा पिछले कभी भी, जब भी मैं ऐसा इतना लॉन्ग ड्राइव पे गया कुछ भी करा मैंने। और जहाँ तक अगर हम वॉबलिंग की बात करते हैं तो वॉबलिंग बेसिकली एक टायर जनरेटेड इशू होता है। चूँकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मेरा जो टायर थे वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस में थे, तो वॉबलिंग का मैंने कभी इशू किसी टाइप का कुछ फेस नहीं करा अपनी गाड़ी में। और गाड़ी ने लॉन्ग ड्राइव में मुझे एवरेज भी काफ़ी अच्छा दिया। AC ऑन पे मेरी गाड़ी नियर अबाउट 19.5-20 का एवरेज देती है, जहाँ मैंने लॉन्ग ड्राइव पे मेरी जो एवरेज स्पीड थी वो अराउंड 100 km/h थी। बट मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी कार चलाएं, सिटी में ड्राइव करें या हाईवे पर ड्राइव करें, आप लोग ज़रूर सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि जो पुराने मॉडल्स होते थे कार में उनमें एयर बैग्स नहीं आता था, जो एक मेजर फ्लॉ था इस कार का। तो मैंडेटरी है। जी। अभी जो जितनी भी गाड़ी आ रही है उसमें आपको ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स मिलता है, उस समय ये एयरबैग्स नहीं हुआ करते थे। उस टाइम की कार के हिसाब से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कार थी है, बट आज अगर इसको हम आज की किसी कार से कंपेयर करते हैं तो ABS, EBD काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इस कार में मिसिंग थे, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें मैंडेटरी नहीं थी। आज की तारीख में ये है कि वो एज अ स्टैंडर्ड फीचर्स काफ़ी सारी कार्स उसको प्रोवाइड कर रही है। अगर हम दूसरे ब्रांड्स की बात करें, इवन मारुति आज वो फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू देखा जाए कि गाड़ी काफ़ी अच्छी है, गाड़ी टोटल पैसा वसूल है और मैंने कभी लॉन्ग राइड्स में इसमें कोई इशू फेस नहीं करा, तो इट वाज लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लॉन्ग राइड्स पे भी इस कार के साथ में। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपका ऑफ रोडिंग एंड पैची रोड्स पर कैसा रिस्पॉन्स रहा है? बिकॉज जो रूरल एरिया के लोग रहते हैं या पहाड़ी एरिया वाले मुझे स्पेशली कमेंट आते हैं कि भाई वहाँ के लिए गाड़ी कैसी रहेगी, तो आप बताइए, तो आपका फिर ऑफ रोडिंग से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अगर हम कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग की बात करें तो मैंने ऑफ रोडिंग तो इससे कभी भी नहीं करी है ना। जो एकदम कच्चे रोड होते हैं बट जैसे पहाड़ी टाइप होता है उस पर तो मैंने कभी इस पर ऑफ रोडिंग नहीं करी है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो काफ़ी रूरल एरियाज़ में मैंने विज़िट करा है इसको लेकर। मतलब काफ़ी सारे ऐसे रोड्स थे जहाँ पे इवन रोड्स नहीं थे, पूरा गिट्टी होता है, किरकिरी होता है, वो सब पड़ा हुआ था, तो कोई नॉइज़ नहीं आता है। क्योंकि जो बेसिकली नॉइज़ होता है, जो केबिन नॉइज़ होता है, वो नई गाड़ी में तो कभी भी नहीं आता है, क्योंकि नई गाड़ी में प्रॉपर इंसुलेशन होता है, सारे पार्ट्स नए होते हैं, तो इंसुलेशन होता है अच्छा, तो आपको कभी जो केबिन होता है एकदम नॉइज़ी नहीं होता आपका। बट जैसे मेरी गाड़ी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 साल पुरानी हो गई है, तो जो रबर पार्ट्स होते हैं गाड़ी के वो कहीं ना कहीं टाइट हो जाते हैं, तो इंसुलेशन ख़त्म होता जाता है या कम होता जाता है। तो उस केस में थोड़ा थोड़ा आपको केबिन के अंदर नॉइज़ आता है। जब हम एकदम कच्ची सड़कों पे जाते हैं तो नॉइज़ आता है। तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो बेसिकली जो नॉइज़ मैक्सिमम जो नॉइज़ होता है वो हमारे इंजन का ही नॉइज़ होता है। तो मेरा ये है कि मारुति की जो स्विफ्ट है वो बेसिकली रूरल रोड्स के लिए बनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो पहले एक ऑल्टो हुआ करती थी हर गांव में, या हर जो रूरल टाउन्स होता था वहाँ पे एक ऑल्टो दिखती थी आपको एक हर घर के अंदर। आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो उस ऑल्टो को कहीं ना कहीं स्विफ्ट और डिज़ायर ने रिप्लेस कर दिया है। इनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं गांव के लोगों को एक रिप्लेसमेंट मिला, उसके बाद में एक बिल्ड क्वालिटी मिला, एक ट्रस्टेबल कार मिली फिर से, जिसको कहीं ना कहीं ऑल्टो को रिप्लेस करने का रीज़न यही रहा है कि स्विफ्ट और डिज़ायर का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो कच्चे रोड के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ स्विफ्ट कार को। अगर नॉइज़ जो हमारा केबिन नॉइज़ की हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो केबिन नॉइज़ तो ठीक है, कच्चे रास्ते पे अगर हम कोई सी भी कार लेके जाते हैं और अगर गाड़ी 2 साल से ज़्यादा पुरानी है तो हर गाड़ी केबिन नॉइज़ करेगी। बट अगर हम हाईवेज़ पे बात करें, हाई स्पीड पे अगर हम बात करें, तो उस केस में इसका हल्का सा टायर नॉइज़ होता है। बाकी अगर और किसी तरह की नॉइज़ की हम बात करें तो किसी तरह का कोई नॉइज़ मैंने आज तक इसमें फेस नहीं करा। सो जैसे कि आपको मालूम है कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली बनी है, बट हाँ कि आपको पैची रोड्स पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी मतलब सफिशिएंट है, आपको ऐसे कहीं भी मतलब गाड़ी नीचे से टकराने का ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है। सो नेक्स्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कार में कुछ भी मॉडिफिकेशन करें क्या? हालांकि आपको ओरिजिनल रखना ही पसंद है मुझे पता है, बट फिर भी आपने कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कुछ करे हो गाड़ी में? अगर मेनली देखा जाए तो मॉडिफिकेशंस की हम बात करें तो इस कार में कोई ऐसे मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं है। नॉर्मली जो होता है कि हम लोग जो बम्पर गार्ड्स लगाते हैं,
जो डोर गार्ड्स लगवाते हैं वही सब एक्सेसरीज़ के नाम पे, जो मैटिंग वगैरह होता है यही सब लगाता है। अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है इस कार में, क्योंकि मुझे मतलब स्टैंडर्ड कार ज़्यादा पसंद है और मेरा ये ज़्यादा मतलब विश्वास रहता है कि रादर देन मॉडिफाइंग अ कार, हमको उसको जिस कंडीशन में हम उसको लेकर आए हैं हम उसको मेंटेन कर पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब गाड़ी को मॉडिफाई होते हैं तो काफ़ी सारी, अगर हम म्यूज़िक सिस्टम की बात करें या फिर किसी भी तरह की बात करें, म्यूज़िक सिस्टम की बात करें अगर, तो उसमें कटिंग होता है, वायर कटिंग होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा है इस कार में, और इसको पूरा जो नेचुरल होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, मैंने उसी तरह इसको मेंटेन करा है। तो यही था मेरा। तो भैया का कहना है कि आप कार जैसी जेन्युइन आई है वैसी रखें, बट मेंटेन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड आपको रीसेलिंग भी उससे अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों अब बहुत से क्वेश्चंस हो गए हैं और आई थिंक वीडियो बड़ी भी हो गई है, बट कुछ नहीं, अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भैया आप बस ये बता दो कि एक सीधी भाषा में पूछे तो वैल्यू फॉर मनी कार है और आप लोगों को सजेस्ट करेंगे क्या? बिकॉज अब तो स्विफ्ट के साथ आपको एल्ट्रॉज, i20 एंड ग्रैंड i10 नियोस बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं, बट फिर भी लोग स्विफ्ट ही प्रीफर करते हैं। तो आपका क्या कहना है? आप मतलब सेटिस्फाइड हो पूरे स्विफ्ट से? जहाँ तक मैं बात करता हूँ मेरी, तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इस कार को लेके, क्योंकि 6 साल के टेन्योर में मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया चली और मैं इसको आगे भी काफ़ी साल रखना चाहूँगा। तो जो मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस है, जैसे अभी शिवराज ने बताया, बलेनो है, i20 है, एल्ट्रॉन्स है, काफ़ी सारी नई गाड़ी आ गई हैं, काफ़ी सारे नए फीचर्स आ गए हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर स्टिल एक कार चाहते हैं जो आप लॉन्ग टाइम, अगर आप किसी कार को रखना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टाइम रखना चाहते हैं तो नो डाउट आप बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन है, जैसे शिवराज ने आपको बताया। बट अगर आप लॉन्ग टाइम उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको मतलब आपकी पहली कार है और आपको उसको बहुत समय तक रखना चाहेंगे, अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं और कम कॉस्ट में आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा स्विफ्ट कार को, क्योंकि ये गाड़ी एकदम लो ऑन मेंटेनेंस है, बजट फ्रेंडली है और इसका जो प्राइसिंग भी है कहीं ना कहीं इन सब कॉम्पिटिटर कार से कम बैठता है इसका प्राइसिंग कहीं ना कहीं। और डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा इस कार को, क्योंकि इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छा है, मेंटेनेंस कम है। आप नई स्विफ्ट ले रहे हैं तो भी मैं डेफिनेटली आपको इसको रिकमेंड करता हूँ, और अगर आप पुरानी सेकेंड हैंड स्विफ्ट भी ले रहे हैं, किसी की 5 साल पुरानी हो, 7 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, तो भी मैं स्विफ्ट रिकमेंड करता हूँ। बट मैं इस पर्टिकुलर मॉडल को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है जो बाकी सारी कार्स हैं आज के टाइम में। भैया ने एक चीज़ सही बोली कि स्विफ्ट बाकी सारी कार से बहुत कम पैसे में मिलती है एंड आप रीसेलिंग देखेंगे तो रीसेलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी चीज़, जो अभी नई फेसलिफ्ट स्विफ्ट आई है उससे मुझे पुरानी वाली यही स्विफ्ट बेटर है, सबसे बेस्ट लगती है और आपको भी यही पसंद होगी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कुछ भी डाउट हो कार से रिलेटेड या प्री ओन्ड स्विफ्ट लेनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज मैं और मोहित भैया दोनों रिप्लाई करेंगे और इनकी भी मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो और आपके जो भी क्वेरीज है पूछ सकते हो। सो गाइज चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।